नेक्स्ट ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बात किया जाए तो ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन रोटर, मतलब ईएमएफ इक्वेशन विच इज इंड्यूस्ड ऑन रोटर। रोटर क्या होगा, E2 इज इक्वल्स टू, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है ना। अब यहाँ पे स्टेटर के द्वारा हम फ्लक्स क्या प्रोवाइड किए हैं, हम फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E2 इज इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी, और फ्लक्स की जगह क्या लिखेंगे, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन फाई एम इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अगर हम इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन रोटर मान लें तो ये क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू माइनस ई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस ऑफ ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा टी को हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी। हाँ, अब अगर हम आगे बढ़ें तो इस माइनस साइन को अगर अंदर लेके जाएं साइन में तो क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो अगर माइनस साइन थीटा लिखा है तो उसको साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है और सप्लाई कितने का दिए हैं, सप्लाई हम दिए हैं फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो दोनों वेव फॉर्म कैसे हैं, दोनों साइनसॉइडल हैं और दोनों साइन के फॉर्म में हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन जो रोटर होगा वो क्या करेगा, वो हमारे फ्लक्स से, फ्लक्स कौन सा फ्लक्स, ये हमारा स्टेटर का फ्लक्स है, तो वो स्टेटर के प्रोड्यूस्ड फ्लक्स से, मतलब आरएमएफ से, आरएमएफ से क्या कर रहा होगा, तो स्टेटर के आरएमएफ से 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मशीन में क्या हुआ होगा, हमारे मशीन में कुछ इस तरीके से हम सप्लाई दिए, सप्लाई कौन सा दिए, सप्लाई वोल्टेज मान लेते हैं V दिए, जो कि E1 के इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन स्टेटर के बराबर है। ये क्या प्रोड्यूस किया, ये प्रोड्यूस किया हमारा आरएमएफ, और इस आरएमएफ के कारण क्या आया, और इस आरएमएफ के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, वो E1 से लैग कर रहा है। फ्लक्स हमारा E1 या फिर बोल दो V से लैग कर रहा है, लेकिन E2 जो E2 है रोटर पे वो क्या कर रहा है, E2 हमारा फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है। बात समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे वही पता चला है हमें कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन रोटर होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री लैग करेगा, किससे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्टेटर से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टॉर्क का कॉन्सेप्ट देखेंगे। टॉर्क का कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि जैसे देखो यार, मैग्नेट मान लो बना हुआ है। ठीक है, मैग्नेट यहाँ पे बना हुआ है, एक नॉर्थ मैग्नेट है और एक साउथ मैग्नेट है ना। अब तुम इमेजिन करो कि इसको हम किस पे रखे हुए हैं, इसको हम स्टेटर पे रखे हुए हैं। ये नॉर्थ वाला पोल स्टेटर पे है और ये साउथ वाला जो पोल है ये मान लेते हैं रोटर पे है। रोटर पे है तो इसका मतलब फ्री टू मूव कौन है, कौन मूव करने के लिए हमेशा रेडी होगा, रोटर वाला पार्ट हमेशा रेडी होगा, स्टेटर वाला पार्ट स्टैटिक है। ठीक है, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल क्या होगा, स्टैटिक होगा, और ये साउथ पोल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ एक फोर्स लगेगा, मतलब नॉर्थ हमेशा क्या चाहेगा, साउथ को अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में नॉर्थ साउथ पे एक फोर्स लगा रहा होगा, जो कि फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स हमेशा नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे के साथ अलाइन किए रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से ले लें कि देखो एक नॉर्थ यहाँ पे है और अगला जो साउथ है वो यहाँ पे है, अब एक नॉर्थ यहाँ पे है और अगला जो साउथ है वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब जो रोटर वाला पार्ट हमारा होगा, जो ये स्टेटर और ये रोटर वाला पार्ट, तो ये जो रोटर वाला पार्ट है वो क्या करना चाहेगा, तो यहाँ पे फिर से एक फोर्स लगेगा, नॉर्थ साउथ पे एक फोर्स लगाएगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरफ से होंगी। ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करना चाहेगा फिर से, तो इसका मतलब ये किस तरफ मूव करने की कोशिश कर देगा, ये इस तरफ मूव करने की कोशिश
कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अब यहाँ पे ट्विस्टिंग आ गया है, इसका मतलब अब यहाँ पे टॉर्क आ गया है। पहले यहाँ पे केवल फोर्स था, ये पहले केवल फोर्स है, लेकिन यहाँ पे फोर्स और टॉर्क दोनों है। बात समझ में आया? तो टॉर्क में हम क्या बोल सकते हैं कि टॉर्क के लिए हम बोल सकते हैं, टॉर्क के लिए हम बोल सकते हैं सबसे पहला कंडीशन है देयर मस्ट बी टू फील्ड्स। सबसे पहला कंडीशन है कि दो फील्ड होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली तो इसका मतलब दो फोर्स होने चाहिए। अगर दो फोर्स होंगे तो टॉर्क आ सकता है ना। तो यहाँ पे दो फील्ड कौन कौन से, एक स्टेटर का फील्ड और एक रोटर का फील्ड। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। स्टेटर का फील्ड कहाँ से आएगा, जो वाइंडिंग किए हुए हैं आरएमएफ के द्वारा, और रोटर का फील्ड कहाँ पे आएगा, रोटर का फील्ड हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब दो फील्ड होने चाहिए। दो फील्ड हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास दो फील्ड अगर हम लिखना चाहें मशीन में तो हमारे पास दो फील्ड, एक स्टेटर का एक रोटर का। और क्या होना चाहिए, बोथ मस्ट बी स्टेशनरी। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। तो बोथ मस्ट बी स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब दोनों फोर्स हमारे क्या हों, दोनों फोर्स हमारे स्टेशनरी हों। बात समझ में आया? ठीक है। और क्या होना चाहिए, और दोनों फोर्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर दोनों एक डायरेक्शन में लाइन होंगे तो उससे दिक्कत क्या होगा, उससे फोर्स आएगा लेकिन ट्विस्टिंग नहीं आएगा, मतलब टॉर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सम एंगल क्रिएट कर देंगे तो ये साउथ इस तरफ लाइन होना चाहेगा, मतलब जब नॉर्थ साउथ एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन तब भी फोर्स लग रहा होगा। तो टॉर्क के लिए कंडीशन क्या बना कि दोनों फोर्स के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं एन एंगल बिटवीन, देयर मस्ट बी एन एंगल बिटवीन बोथ फील्ड्स या बोथ फोर्सेस। तो दोनों फोर्सेस या दोनों फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है। अब ये सब करते कैसे हैं, तो दो फील्ड किस तरीके के, दो फील्ड हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, एक स्टेटर का आरएमएफ और एक रोटर का आरएमएफ। ये हमारे पास दो फील्ड हो गए और दोनों स्टेशनरी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। लेकिन तुम तो बोलते हो कि स्टेटर का आरएमएफ एनएस स्पीड से दौड़ता है, तो इसका मतलब रोटर का भी आरएमएफ किस स्पीड से दौड़ रहा होगा, एनएस से। तो दोनों ही फील्ड किस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, एनएस स्पीड से, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे। ठीक है। एन एंगल बिटवीन देम, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम क्या क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम स्क्विंग करते हैं या फिर बोल दो, या फिर और क्या, नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑन स्टेटर शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑन रोटर। बात समझ में आया? तो एस ऑन रोटर, तो स्लॉट्स ऑन रोटर और स्टेटर के बीच सेम नहीं होता है, इसलिए कुछ ना कुछ उनके बीच एंगल होगा, तो मतलब टॉर्क क्रिएट हो सकता है। समझ में आया? तो कुछ टॉर्क इक्वेशंस हैं मेनली जो हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे टॉर्क इक्वेशन क्या, तो सबसे पहला टॉर्क इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब दो फोर्सेस होंगे, मतलब T इज प्रोपोर्शनल टू F1 इंटू F2, दो फोर्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा, मतलब एंगल बिटवीन देम। अगर सोचो उन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल जीरो हो जाए तो साइन डेल्टा कितना हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। अब अगर अपने इलेक्ट्रिकल में बात करें तो ये दोनों फोर्सेस इस मशीन में कहाँ से आ रहे हैं, तो एक फोर्स कौन सा है, एक फोर्स हमारा है फ्लक्स, और दूसरा फोर्स कहाँ से आ रहा है, आई। अगर हम डीसी मशीन का बात करें तो बताओ, डीसी मशीन में हम टॉर्क का क्या इक्वेशन डिराइव किए थे, T इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। अब यहाँ पे तुमको एक फ्लक्स दिख रहा है, करंट दिख रहा है, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि दोनों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स ही हैं। कैसे दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये बताओ, ये फ्लक्स किसका फ्लक्स होता था, क्या ये फील्ड का फ्लक्स होता था, क्या ये फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फील्ड वाइंडिंग होता था, तो मतलब एक फील्ड हो गया, एक फोर्स हो गया हमारे पास। ठीक है। ये किसका करंट होता था, ये करंट होता था आर्मेचर का करंट, और अगर आर्मेचर का करंट है तो क्या इसके कारण कोई फ्लक्स आएगा, बिल्कुल। तो इसके कारण एक आर्मेचर का फ्लक्स आएगा जिसको बोलेंगे आर्मेचर का फील्ड। बात समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे दो तरीके का फ्लक्स है या दो तरीके का फील्ड है। कौन कौन सा? एक फील्ड वाइंडिंग का फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, और एक आर्मेचर वाइंडिंग का फील्ड मतलब आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स। तो दो फोर्सेस हैं, तब उनके बीच टॉर्क क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें एसी मशीन का, एसी मशीन मतलब इंडक्शन मशीन का बात करें, तो इंडक्शन मशीन में क्या होगा, तो इंडक्शन मशीन में जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा T, हम जानते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू हमेशा क्या होता है, T इज प्रोपोर्शनल टू P पावर के, क्योंकि P इज इक्वल्स टू क्या लिखे थे हम, P इज इक्वल्स टू लिखे थे हम 2 पाई NT डिवाइडेड बाई 60, ये फॉर्मूला डिराइव किए थे डीसी मशीन में। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पावर। अब पावर किस चीज का, जहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क कहां प्रोड्यूस होगा, रोटर पे होगा, तो इसका मतलब रोटर का पावर लिखेंगे, तो T इज प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ रोटर। अब रोटर का पावर क्या होगा, तो यहां पे रोटर का पावर हम बोल सकते हैं रोटर पे वोल्टेज इंटू रोटर पे करंट इंटू रोटर का पावर फैक्टर। बात समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, T इज प्रोपोर्शनल टू E2I2 cos ऑफ थीटा 2, क्योंकि पावर क्या होता है VI cos ऑफ फाई। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पे E2 इंड्यूस्ड EMF ऑन रोटर, I2 इंड्यूस्ड करंट ऑन रोटर, और cos ऑफ थीटा 2 क्या बताएगा, cos ऑफ थीटा 2 बताएगा कि हमारा रोटर में किस नेचर का वाइंडिंग किया गया है। जैसे अगर रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव वाइंडिंग करोगे तो cos ऑफ थीटा 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। अगर प्योर इंडक्टिव तुम करोगे तो cos ऑफ थीटा 2 0, मतलब टॉर्क 0। बात समझ में आया? और अगर प्रैक्टिकली कंसीडर करोगे तो उसमें रजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों होगा, तो इसका मतलब cos ऑफ थीटा 2 0 to 1 वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा पावर फैक्टर ऑन रोटर, मतलब रोटर किस टाइप का बना हुआ है उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर मान लो 3 कंडीशन बनाते हैं इसके बाद, एक रजिस्टिव नेचर होने का, तो पहला इफ रोटर इज प्योर रजिस्टिव। अब अगर रोटर प्योर रजिस्टिव होगा तब क्या होगा ना, प्योर रजिस्टिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, cos ऑफ थीटा 2 इज इक्वल्स टू होता है R बाई Z ना, मतलब R2 बाई Z2। cos ऑफ थीटा 2 पावर फैक्टर ऑफ रोटर इज इक्वल्स टू रोटर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रोटर का इंपीडेंस। अब प्योर रजिस्टिव है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे Z2 मॉड Z2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड R2, मतलब यहाँ पे ये कितना हो गया, ये क्या 1 हो गया। अब पावर cos थीटा 2 1 हो गया तो थीटा 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अच्छा, अब प्योर रजिस्टिव रोटर से क्या समझे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बना के समझ सकते थे ना, क्या कि अगर एक स्टेटर का RMF आएगा, मतलब फ्लक्स आएगा, ठीक है, ये किसका है, स्टेटर का फ्लक्स है, तो एक EMF इंड्यूस होगा रोटर में, EMF इंड्यूस्ड E2 होगा, तो क्लोज सर्किट के कारण रोटर पे क्या प्रोड्यूस होगा, क्या रोटर पे करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम I2 बोलेंगे। अब इस I2 के कारण क्या आएगा, क्या इस I2 के कारण एक और चीज आएगा जिसको हम बोलेंगे φ2, मतलब जो रोटर का फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के फ्लक्स आ गए, कौन कौन से, एक रोटर का फ्लक्स और एक स्टेटर का फ्लक्स। तो अब क्या होगा, अब टॉर्क क्रिएट होगा। यहाँ पे अगर हम देखें थीटा 2 कितना है, 0 डिग्री है ना, तो E2 और I2 क्या सेम फेज में है, और हम तो पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट प्योर रजिस्टिव होगा तो उसमें जो करंट होगा वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली बना सकते थे। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा का बात करें, डेल्टा का, जैसे डेल्टा कौन सा टर्म है, तो डेल्टा यहाँ पे टॉर्क एंगल है, जैसे यहाँ पे क्या लिखे हुए T इज प्रोपोर्शनल टू F1 F2 साइन ऑफ डेल्टा, तो यहाँ डेल्टा इज एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, टू फील्ड्स, या फिर टू करंट्स, या फिर टू फ्लक्सेस, डेल्टा एंगल बिटवीन F1 एंड F2। अब हम जानते हैं हमारे पास दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक है हमारा एक है हमारा फाई जो कि फील्ड का है, फील्ड का मतलब स्टेटर का, और एक क्या है, एक हमारा आर्मेचर करंट है ना, मतलब रोटर पे करंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टॉर्क है वो स्टेटर के RMF इंटू, यहाँ पे लिखना चाहें तो RMF ऑफ स्टेटर इंटू किस पे, इंटू RMF ऑफ
रोटर इस पे डिपेंड कर रहा है, और उनके बीच एंगल मतलब साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा स्टेटर के आरएमएफ और रोटर के आरएमएफ के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे फाई आर और फाई एस के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो चलो यहाँ बताओ, टॉर्क टी इज प्रोपोर्शनल टू फाई एस इंटू फाई आर इंटू साइन ऑफ 90 रखोगे तो जो टॉर्क मिलेगा क्या हमें वो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा ना। तो जब रोटर हमारा प्योर रेजिस्टिव होगा तो जो मिलने वाला टॉर्क है हमारा वो क्या होगा, हमेशा वो हमेशा और हमेशा मैक्सिमम होगा। अगर इसको वेव फॉर्म से भी तुम देखना चाहो तो वेव फॉर्म से कैसे देखोगे, तो यहाँ पे देखो, मान लो ये हमारा E2 है। E2 किस तरीके से बना है, E2 कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, साइनोसॉइडल होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन रोटर, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन स्टेटर साइनोसॉइडल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन रोटर भी क्या होगा, वो भी साइनोसॉइडल होगा, क्योंकि उसी के कारण हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ईएमएफ का अगर ऐसा बनेगा E2, तो I2 कैसा होगा, अगर प्योर रेजिस्टिव रोटर है तो I2 उसी के साथ सेम फेज में होगा, मतलब I2 कैसा बनेगा, I2 ऐसा बनेगा। तो ये किसका होगा, ये हमारा I2 का होगा। अब चलो टॉर्क, टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 इंटू I2। इन दोनों में अगर दोनों पॉजिटिव हैं, टॉर्क पॉजिटिव, एक निगेटिव है तो टॉर्क निगेटिव। बात समझ में आए, और अगर दोनों निगेटिव हैं तो टॉर्क तब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं E2 और I2 क्या हैं, E2 और I2 दोनों पॉजिटिव हैं। अब अगर E2 और I2 दोनों पॉजिटिव हैं तो जो हमारा टॉर्क मिलेगा वो क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे टॉर्क जो मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो प्लस टॉर्क मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो E2 और I2 क्या हो जा रहा है, निगेटिव, दोनों निगेटिव हो रहे हैं, तब भी टॉर्क क्या मिलेगा हमें, तब भी टॉर्क हमें पॉजिटिव मिलेगा। मतलब दोनों कंडीशन में टॉर्क क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टॉर्क मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। बात समझ में आया यहाँ तक। अब आगे बात करेंगे कि अगर हमारा दूसरा कंडीशन, कि अगर हमारा जो रोटर होगा वो प्योर इंडक्टिव होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन है हमारा, इफ रोटर इज प्योर इंडक्टिव। अब अगर रोटर प्योर इंडक्टिव है तब क्या हम बोलेंगे, तब अब चलो डायरेक्टली हम फेजर से चलते हैं। ठीक है, क्योंकि θ2 अब क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, प्योर इंडक्टिव का मतलब हो गया θ2 जो हो गया है वो कितना हो गया है, वो अब 90 डिग्री हो गया है। θ2 अगर हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे फेजर से देखो, ये हमारा फ्लक्स होगा, कौन सा, स्टेटर का फ्लक्स। इसके कारण क्या आएगा, इसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 आएगा, और उस E2 के कारण यहाँ पे क्या आएगा, इस E2 के कारण यहाँ पे करंट I2 आएगा, जिसके कारण अब बताओ फ्लक्स आएगा। लेकिन क्या ये प्योर रेजिस्टिव है, नहीं, ये इंडक्टिव है। इंडक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि रोटर में जो करंट होगा वो रोटर के ईएमएफ से 90 डिग्री लैग करेगा। मतलब जो रोटर का करंट है क्या वो इस डायरेक्शन में बनेगा, नहीं, वो किस डायरेक्शन में बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा। मतलब रोटर का करंट रोटर के ईएमएफ से 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, यही इंडक्टर का नेचर होता है। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में करंट होगा क्या उसी डायरेक्शन में रोटर का फ्लक्स भी होगा, मतलब रोटर का जो फ्लक्स फाई आर है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे बताओ डेल्टा क्या था, डेल्टा इज एंगल बिटवीन फाई एस एंड फाई आर। अब बताओ फाई एस और फाई आर के बीच कितना डिग्री का एंगल है, क्या 180 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। अब जानते हो टी इज प्रोपोर्शनल टू दो फोर्सेस, कौन कौन से, फाई एस इंटू फाई आर इंटू साइन ऑफ डेल्टा। डेल्टा 180 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या ये 0 हो जाएगा। मतलब जब हमारा रोटर प्योर इंडक्टिव होगा तो डेवलप्ड टॉर्क इन रोटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब अगर इसको फेजर से भी देखना है तो फेजर से भी हम देख सकते हैं, कैसे, चलो फेजर देखते हैं इसका। तो इसमें क्या होगा, E2 कैसा बनेगा, E2 अगर हम बनाएं तो E2 कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और जो I2 होगा हमारा वो इससे क्या कर रहा होगा, वो इससे 90 डिग्री लैग करेगा। तो I2 किस डायरेक्शन में बनेगा, तो I2 अगर 90 डिग्री इससे लैग करेगा तो हम बोलेंगे कि I2 कुछ ऐसा बनेगा ना।
अब अगर I2 ऐसा बन रहा है तो जो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये I2 और ये क्या है, ये हमारा I2 है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हम देख लेते हैं, एक पॉइंट यहां पे, एक यहां, और एक यहां पे। ठीक है, अब इन सब पॉइंट पे देखा जाए तो टॉर्क हमारा कैसा होगा, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। चलो बताओ, यहाँ पे E2 I2 दोनों पॉजिटिव हैं इस सेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक इस सेक्शन में E2 I2 दोनों पॉजिटिव हैं। अब अगर E2 I2 दोनों पॉजिटिव हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे E2 पॉजिटिव लेकिन I2 क्या है, निगेटिव है, तो इसका मतलब टॉर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे E2 I2 दोनों निगेटिव हैं तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे E2 निगेटिव लेकिन I2 क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं टॉर्क के एक फुल साइकिल में, एक हाफ साइकिल में टॉर्क निगेटिव हो रहा है, तो अगले हाफ साइकिल में टॉर्क क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। मतलब इसका एवरेज निकालें तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या आ जा रहा है, रिजल्टेंट टॉर्क हमारा 0 आ जा रहा है। तो जितना भी रोटर जितना ज़्यादा इंडक्टिव होगा, टॉर्क हमें उतना कम से कम मिलेगा। बात समझ में आया। अब अगर हम बात करें कि नहीं यार, ऐसा तो होता नहीं कि रोटर पूरा रेजिस्टिव हो या फिर पूरा इंडक्टिव हो। रोटर क्या होता है, रोटर रेजिस्टिव भी होता है और साथ साथ इंडक्टिव भी होगा, क्योंकि कोई भी वाइंडिंग बनाओगे तो उसमें ना तो केवल इंडक्टेंस ही होगा और ना केवल रेजिस्टेंस ही होगा, उसमें दोनों चीज़ें होंगी। मतलब रोटर के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण उसमें रेजिस्टिव नेचर होगा, जैसे कॉपर मटेरियल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके कॉइल के नेचर के कारण उसमें इंडक्टिव नेचर भी होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि चलो प्रैक्टिकल रोटर के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम तीसरा कंडीशन प्रैक्टिकल रोटर लें तो प्रैक्टिकल रोटर में हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल रोटर में हम बोलेंगे कि हमारा जो EMF होगा, मतलब थीटा जो पहले रोटर का पावर फैक्टर एंगल होगा वो 0 to 90 डिग्री वेरी करेगा, ना तो 0 होगा ना ही 90 डिग्री होगा। तो अगर हम फेजर बनाएं तो φ2 किस डायरेक्शन में होगा, φ2 इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF ऑन रोटर किस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री लैग करेगा फ्लक्स से, स्टेटर के फ्लक्स से। मतलब स्टेटर के फ्लक्स से रोटर पे इंड्यूस्ड EMF 90 डिग्री लैग करा। अब करंट किस डायरेक्शन में होगा, तो हम यहाँ पे पता कर चुके हैं कि करंट ना ही 0 डिग्री पे होगा और ना ही 90 डिग्री पे होगा, तो होगा कहाँ, 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं होगा। मतलब I2 किस तरफ होगा, I2 इस तरफ होगा। और ये कौन सा एंगल होगा, ये हमारा θ2 एंगल होगा। बात समझ में आया। ठीक है, और अगर I2 इस तरफ है तो चलो बताओ φ2 हमारा किस तरफ होगा, मतलब जो रोटर का फ्लक्स है φr वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और ये कितना है, ये 90 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टॉर्क एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री प्लस θ2। अब यही θ2 90 डिग्री एक बार पहुंचा दो, टॉर्क 0, यही θ2 एक बार 0 पहुंचा दो तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, प्रीवियस वाला जो कि केस है। बात समझ में आया। तो इसलिए हम हमेशा प्रैक्टिकल रोटर यूज करेंगे। तो प्रैक्टिकल रोटर में क्या होगा, बोथ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव। समझे बात को। अब चलो हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क हमारा क्या होगा, किस चीज़ का स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो डेवलप्ड टॉर्क है किस पे, रोटर पे, वो स्टार्टिंग में कितना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टिंग, डेवलप्ड स्टार्टिंग टॉर्क, ऐसे लिखते हैं डेवलप्ड स्टार्टिंग टॉर्क ऑन रोटर। स्टेटर पे भी होगा क्या, नहीं, केवल किस पे होगा, रोटर पे। अब बताओ जो टॉर्क हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हम जानते हैं, अभी कुछ देर पहले लिखे थे T इज प्रोपोर्शनल टू P, मतलब E2 I2 cos ऑफ θ2 लिखे थे ना। ठीक है, अब बताओ E2 किस पे डिपेंड करेगा, E2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो E2 की जगह अगर E2 ही लिखें तो बताओ I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाई मॉड Z2, मतलब अंडर रूट
R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। सर्किट बनाए हुए थे ना जब इफेक्ट देख रहे थे स्लिप का, किस पे, रोटर के पैरामीटर्स पे, इनटू कॉस ऑफ थीटा 2। कॉस ऑफ थीटा 2 क्या होगा, तो उस टाइम पे पावर फैक्टर देखो चेंज किए थे। पावर फैक्टर क्या लिखे थे, पावर फैक्टर लिखे थे R2 बाई Z2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे R2 बाई Z2। Z2 कितना होगा, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर ना। तो यहां से हम T इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉर्क हो जाएगा। लेकिन कौन सा टॉर्क, स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप क्या है, एट स्टार्टिंग S इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आया। तो स्लिप हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर हम बात करें कि चलो बताओ यार मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा ना, तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क निकालने के लिए इस स्टार्टिंग टॉर्क को क्या करना होगा, हमें इस स्टार्टिंग टॉर्क को डिफरेंशिएट करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में, जब हम रोटर का रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो। अब रोटर का रेजिस्टेंस कहाँ चेंज कर सकते हो, तो हम जानते हैं ये कंडीशन मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क का कंडीशन केवल और केवल कहाँ पे अप्लाई करा जा सकता है, केवल और केवल स्लिप रिंग रोटर पे अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि रोटर के रेजिस्टेंस को कहाँ चेंज कर सकते हैं, केवल और केवल स्लिप रिंग रोटर पे चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ पे अगर हम एक कंडीशन लिखे तुमसे, एक कंडीशन यहाँ पे लिखें, क्या लिखें कि इफ सप्लाई वोल्टेज इज फिक्स्ड। सप्लाई वोल्टेज अगर फिक्स होगा तब हम क्या बोलेंगे, E2 इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन रोटर। किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई वोल्टेज पे। जैसा सप्लाई दोगे वैसा ही रोटर पे इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो E2 इज प्रोपोर्शनल टू V होगा। तो यहाँ पे बताओ अगर V फिक्स्ड है तो E2 क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। E2 फिक्स हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा होगा वो रोटर के रेजिस्टेंस और रोटर के रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, वो रोटर के रेजिस्टेंस और रोटर के रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब अगर केवल इस पे डिपेंड कर रहा है तो बताओ मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम ये तब होगा जब हमारा कंडीशन हम पता करेंगे। क्या, तो यहाँ पे लिखो फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। किसको वेरिएबल मान के चल रहे हैं, रोटर के रेजिस्टेंस को क्या हो, 0 हो, स्लोप 0 हो, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर हम डिफरेंशिएट करें तो चलो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं। किस चीज़ को, R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू R2। तो एक बार ऊपर वाला फिर उसके बाद नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस फिर क्या लिखेंगे R2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2R2 आ जाएगा, 2R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर माइनस 2R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू X2 स्क्वायर। मतलब जब R2 X2 के बराबर हो जाएगा या X2 R2 के बराबर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम उस टाइम पे बोलेंगे कि हमारा जो इस टॉर्क हमें मिलेगा स्टार्टिंग में वो क्या मिलेगा, वो इस टॉर्क हमें मैक्सिमम मिलेगा। और कितना होगा, तो यहाँ से हमें पता चल गया स्टार्टिंग टॉर्क, यहाँ से पता चल गया कि ये जो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिला है ये कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा, डिपेंड किस पे कर रहा होगा, R2 पे। R2 किसके बराबर हो गया है, X2 के बराबर। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, X2 तो डिवाइडेड बाई X2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कितना मिल गया, 1/2x2 के प्रोपोर्शनल मिल गया है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो जनरली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग लिखे थे ना, स्टार्टिंग टॉर्क क्या लिखे थे,
स्टार्टिंग टॉर्क लिखे थे E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसकी जगह K आता है, तो K इंटू E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा। समझे बात को। अब यहाँ पे K कितना है तो आगे चल के हम लोग प्रूव भी करेंगे जब पावर स्टेज पढ़ेंगे, ठीक है, पावर एफिशिएंसी और उसके साथ साथ लॉसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो K है वो कितना होगा। तो K होगा 3, अगर 3 फेज है, अगर इंडक्शन मोटर 3 फेज है तो ये होगा 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS, और अगर सिंगल फेज होगा तो क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS होगा। बात समझ में आया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, और साथ साथ ये जो मैक्सिमम टॉर्क का है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, रनिंग टॉर्क क्या होगा, और ये मैक्सिमम टॉर्क जो आया हुआ है क्या ये रनिंग के दौरान और भी मैक्सिमम या फिर चेंज हो सकता है, नहीं, क्योंकि किसी भी मशीन में कोई एक ही मैक्सिमम टॉर्क हो सकता है, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे वो रनिंग में आए, चाहे जब भी आए, लेकिन एक ही मैक्सिमम होगा। बात समझ में आया। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.